हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और उसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इतनी सी आज की क्लास होने वाली है। इसके अलावा हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली? डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेवल किया है उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है बच्चों? डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या देंगे कि द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ की लेंथ बच्चा पार्टी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लिया अभी कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था पॉइंट ए पे, ठीक है, फिर ये पॉइंट ए से कहां चला जाता है? पॉइंट बी पे चला जाता है। और सपोज जो पाथ इसने चूज किया पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए वो ये है। ये पॉइंट ए से बी पे इस पाथ से गया, इस रास्ते से गया, ये इसका रास्ता है ना। तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, जो उसने पाथ ट्रेवल किया है, उसे ही बच्चों क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। ये हमारा पाथ 1 है और ये जो लंबाई है इसकी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है जी? अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। इसको मेजर कैसे करते हैं? तो एसआई यूनिट जो डिस्टेंस की है बच्चों दैट इज मीटर। इसको मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और क्या क्या खासियत है डिस्टेंस की? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। जो डिस्टेंस है इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, किधर मुड़ गया, ठीक है, उस चीज पे डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस सिंपली जो पाथ ट्रेवल हुआ है उस पाथ की लेंथ होती है। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की एक और खास बात क्या है कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। के ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेवल किया उस पे डिस्टेंस डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया इस पाथ के थ्रू, और एक और ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पे जाता है इस पाथ के थ्रू, ऐसे घूम फिर के। ठीक है ना? तो आपको दो पाथ नजर आ रहे हैं, है ना। ए से बी पे दो रास्ते से जा सकते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है ए से बी तक जाने का, है ना। तो दोनों ही केसेस में, पाथ 1 के केस में और पाथ 2 के केस में, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चा पार्टी? अलग अलग आने वाली है, क्योंकि पाथ अलग अलग है। पहले केस में पाथ अलग है, दूसरे केस में पाथ अलग है। तो अगर पाथ अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। फर्स्ट जो पाथ है इसमें डिस्टेंस कम होगी, सेकंड पाथ में डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये है कहानी बच्चों डिस्टेंस की। क्लियर है? डिस्टेंस समझ में आ गई। अब डिस्टेंस अगर पता लग गई तो फिर हम चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है जी? तो डिस्टेंस हमने पढ़ ली। इसके बाद हमारे पास बच्चों आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना है डिस्प्लेसमेंट को तो किस तरह से मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों? कि इट इज डिफाइन एज the change in the position of an object, change in the position of an object, position of an object, कि किसी ऑब्जेक्ट की बच्चों
पोजीशन में कितना चेंज आया वो क्या होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई ऑब्जेक्ट यहां था पॉइंट ए पे, और ये पॉइंट ए से कहां चला जाता है, पॉइंट बी पे चला जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चला जाता है पॉइंट बी पे, तो पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पे गया तो कितना चेंज आया इसकी पोजीशन में, उसे बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा पोजीशन पे। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन मतलब शुरू में वो जहां था, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है मतलब अंत में जो वो जहां पे है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, कितना चेंज आया पोजीशन में, कितना चेंज आया भाई, ए से बी तक जो ये शॉर्टेस्ट पाथ जा रहा है ये क्या दिखा रहा है कि इतना चेंज आया। तो ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट को। चाहे कैसे मर्जी जाए, चाहे वो पॉइंट ए से बी पे इस पाथ से जाए, चाहे इस पाथ से जाए, डिस्प्लेसमेंट कितनी रहने वाली है, इतनी। क्लियर है ये चीज, पोजीशन में कितना चेंज आया उसे बोला जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना चेंज आया है यहां से लेके यहां तक, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उन दो पोजीशंस के बीच में, उन दो पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है, डिस्प्लेसमेंट की बच्चों वैल्यू मिल जाती है। तो क्लियर है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई, कि जिसमें हमें चेंज इन पोजीशन का पता चले कि पोजीशन कितना चेंज हुई है ऑब्जेक्ट की। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट की जाती है, शॉर्टेस्ट जो पाथ है उसके थ्रू कैलकुलेट की जाती है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में और बातें डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चों, मीटर। क्या है डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है यानी कि वैल्यू भी है, और इसके पास डायरेक्शन भी है, मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट वो कहाँ जा रहा है उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि कैसे डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। तो चलिए मैं आपको बहुत आसानी से ये समझा देता हूँ कि किस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, कि अगर डायरेक्शन ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से चलना शुरू करता है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां मैं लिख देता हूं 0 मीटर। ठीक है, ग्राउंड पे मैंने यहाँ एक झंडा लगा दिया, इसकी इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 0 मीटर है मान लिया, यहाँ पे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ऐसे यहाँ पे 25 मीटर और ये 30 मीटर। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहां से चलना शुरू करता है इनिशियल पोजीशन से। ऑब्जेक्ट चला, ये इसकी इनिशियल पोजीशन ए, यहां से ऑब्जेक्ट चला 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 यहां तक गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, लेकिन यहां आके मान लिया वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अब यहां आके उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, रिवर्स हो गया वो, यहां पे डायरेक्शन क्या कर ली उसने चेंज, रिवर्स हो गई, यहां आके रुक गया। तो ये इसकी क्या हुई, फाइनल पोजीशन। तो देखो डायरेक्शन चेंज करने से जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो चेंज हो गई, जहां वो होना चाहिए था। वैसे देखो, वैसे तो आगे जाता है, डायरेक्शन चेंज करने से वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो गई। देखो है ना, डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। देखो अगर सीधा जाता तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। अब कितनी डिस्प्लेसमेंट बची है, सिर्फ ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस जो चेंज आया है पोजीशन में। तो कितना चेंज आया है, 0 मीटर या 10 मीटर। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है अब ऑब्जेक्ट की, 10 मीटर। तो यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से देखो डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये मान लिया पॉइंट बी है, और अगर आपसे कहूं कि पॉइंट सी पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप बोलोगे जी 25 मीटर सर, है ना। देखो पॉइंट सी पे डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट घटने लग गई। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही डिस्प्लेसमेंट, बताओ।
कर रही है ना, डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो गई, जबकि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर आपसे मैं सेम केस में पूछूं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप क्या निकालोगे, पाथ की लेंथ। तो कितनी लेंथ आएगी, यहां से यहां तक गया पहले 25, प्लस फिर यहां से यहां तक आया तो कितनी ट्रेवल की, 5, 10, 15, वापिस आया तो 15 मीटर और चला, तो देखो 40 मीटर। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना, डायरेक्शन, डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, उसकी वैल्यू तो बढ़ी रही। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 25 से घट के 10 रह गई, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चलेगी, 25, 30, 35, 40, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की और भी अच्छी अच्छी खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ, और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो जीरो भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, प्लस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, देखो अभी जो एग्जांपल है, अगर ये फाइनल पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में आ रही है, देखो प्लस के 10 मीटर इस केस में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहां नहीं रुकता, आगे चलता रहता है और यहां आके रुक जाता है, तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहीं आ गया ऑब्जेक्ट वापस, तो अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। जीरो हो गई ना, जहां से चला वहीं पे आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। तो जहां से चला था वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वहीं पे है, फाइनल पोजीशन भी वहीं पे है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो आपने समझ लिया, जीरो भी हो सकती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहां भी ना रुके और आगे की तरफ चला जाए बच्चों, इस तरह से ऐसे आगे बढ़ता चला जाए और यहां रुक जाए आके, तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो चुकी होगी। मान लिया ये -5 मीटर, ये -10, ये -15, क्योंकि जीरो से इधर हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। तो अभी अगर कोई मुझे बताए डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे, -10 मीटर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं डिस्प्लेसमेंट की। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, उनमें क्या रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से कम होगी या डिस्टेंस के इक्वल होगी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होने वाली है। जैसे मान लिया यहां से ऑब्जेक्ट चला और यहां पहुंच गया 15 मीटर दूर, तो इस टाइम उसकी डिस्टेंस भी 15 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर है, तो या तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट वापिस आके यहां रुक जाता है 12 मीटर पे, तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 + 3 18, ये तो डिस्टेंस हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 12। तो आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है, इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आ रही है, इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है हमेशा या तो डिस्टेंस से कम होगी या उसके इक्वल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा डिस्टेंस जो है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो, आपको कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट is moving in a circular track
ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो आर रेडियस के एक ट्रैक पे सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट गिवन पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है इस तरह से बच्चे। एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग इन अ सर्कल, एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, कैसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट? एक सर्कल में इस तरह से। ये है इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। ठीक है जी, और मान लिया इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज आर। कितनी रेडियस है इस सर्कल की? आर। तो आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। क्लियर है? तो इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की? आर। ये हमने यहां ले लिया एक पॉइंट ए, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां बी, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां सी, और एक पॉइंट यहां मैंने ले लिया डी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ इन सभी पॉइंट्स पे। ए पे कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी, बी पे कितनी होगी, सी पे कितनी होगी और डी पे कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। और ठीक है ना, तो ये बताना है आपको। अब हमें ये भी दिया गया है कि जो ए है दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया था भागना। इनिशियल पोजीशन के हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में जा रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पे है, यहां से वो चलना शुरू करता है। कितनों को समझ में आया अभी यहां तक? क्वेश्चन क्या है तो आपको बताना है डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले पॉइंट ए पे बताओ डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब ये वापस पॉइंट ए पे आता है अपना चक्कर पूरा करके। पॉइंट ए से चलता है और वापस जब पॉइंट ए पे आएगा तो कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी बताओ? 4 पॉइंट ए। तो पहला आता है 4 पॉइंट ए कि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है बेटा और घूम फिर के वापस पॉइंट ए पे ही आ जाता है, तो इसकी कितनी डिस्टेंस है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें बच्चों बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो, अब ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए से चला, पॉइंट बी पे आया, मतलब पॉइंट ए पे आया वापस, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक सर्कल पूरा किया है इसने। क्या पूरा किया है इसने? यहाँ एक सर्कल, ए से चला वापस ए पे आया तो पूरा एक सर्कल कवर किया। तो यानी कि डिस्टेंस क्या होगी? लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ क्या आएगा इस केस में? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस होल सर्कल, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होती है बेटा सर्कल की? 2 पाई आर। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो इस केस में क्या है? 2 पाई आर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई? क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? जरा सोच के देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों? पॉइंट ए से चला और वापस पॉइंट ए पे आ गया तो चेंज इन पोजीशन क्या आया? 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी ए है, घूम फिर के फाइनल पोजीशन भी ए है, तो जहां से चला वहीं पे आ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? 0। तो ये है पॉइंट ए की कहानी। अब बात करते हैं चलो पॉइंट बी की, कि अगर फाइनल पोजीशन क्या हो? पॉइंट बी हो के ए से चला, ए इनिशियल पोजीशन है और इस बार फाइनल पोजीशन है हमारी बी, मतलब ए से चला और बी पे रुक गया। अब यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब वो ए से कहां गया है बच्चे? बी पे। तो इसने क्या कवर किया? इसने पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा कवर किया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4 पॉइंट क्या कर रहे हैं? इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, है ना। तो यहां पे उसने सिर्फ उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट जो है कवर किया है। तो इसलिए डिस्टेंस कितनी होने वाली है पॉइंट बी पे? पॉइंट बी पे डिस्टेंस कितनी होगी? 1/4 ऑफ द टोटल पाथ, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस का 1/4 हिस्सा। तो कितना होगा? 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो कितना आंसर आएगा भाई? पाई r/2। तो इतनी डिस्टेंस कवर की है यहां से यहां तक। क्लियर है जी? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? पाई r/2। चलिए अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? देखो, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी है रेडियस। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनती है। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है ए से बी तक की, वो ये वाली होने वाली है। एक तरह से ध्यान से देखो तो ये क्या बन गई है? एक राइट एंगल
ट्रायंगल बन गई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ए बी अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा r, प्लस अंडर द रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस भी कितना है r, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा अंडर रूट 2r। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई अंडर रूट 2r। क्लियर है जी सबको? तो ये है जब पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन और पॉइंट सी हमारी फाइनल पोजीशन के। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आके रुके, पॉइंट सी पे आके रुके, थर्ड केस में फॉर पॉइंट सी कि अगर पॉइंट सी हो, तो पॉइंट सी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो आधा सर्कल पूरा हुआ है। देखो पॉइंट ए से चला, पॉइंट सी पे रुका, तो कितना सर्कल कवर किया, आधा सर्कल। तो इसलिए डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि पूरे सर्कल की जो लेंथ है उसका हाफ, आधा सर्कल पूरा हुआ है तो कितना आएगा, पाई आर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा हमारा, पाई आर। तो दिस इज द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, जो कितनी होगी, देखो r प्लस आर, तो टोटल कितनी हुई है 2r, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है हमारी 2r। तो ये तो हुई बात पॉइंट सी की। इसी तरह से लास्ट पॉइंट हमारा पॉइंट डी, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि पॉइंट डी पे क्या फर्क होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। पॉइंट डी की अगर मैं बात करता हूं, देखो तो कितना हिस्सा कवर किया, 1/4 का, 1 2 3, तो यानी कि 3/4 हिस्सा कवर कर लिया। तो डिस्टेंस कितनी होने वाली है, लगाओ दिमाग, डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 3/4 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। तो कितना आएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ पाई आर। दिस इज द आंसर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई पॉइंट डी पे, अगर मैं पॉइंट डी की बात कर रहा हूं, पॉइंट डी पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है भाई, ये तो ये सेम वही केस है जैसे पॉइंट ए से बी वाला था, क्योंकि ये आर है और यहां से यहां तक ये भी आर है, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से वही आंसर आएगा अंडर रूट 2r। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो इस तरह से आप देख सकते हो इस न्यूमेरिकल से सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत डिफरेंस है। डिस्टेंस पाथ कवर करती है जो उसकी लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, उम्मीद है आपको इस टॉपिक से, इस न्यूमेरिकल से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होती है, स्पीड के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो ये डिस्कस किया जाएगा लेक्चर नंबर 3 में। ये था लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें।